Welcome to Tuition Time. I am Rajesh Verma and we are studying physics of 12th class. पिछली क्लास में हमने रे ऑप्टिक्स वाले पोर्शन को स्टार्ट किया था. आज हम इसमें आगे पढ़ेंगे. हम लोगों ने कॉमन लाइफ में देखा होगा कि कहीं पर अगर हम पानी को देखते हैं तो पानी जितना गहरा नजर आता है, जब हम अपना पैर या हाथ उसमें डालते हैं तो एक्चुअल में उससे कुछ ज्यादा गहरा हम फाइंड करते हैं, वो ज्यादा गहरा है. ऐसा क्यों होता है, इसको हम स्टडी करेंगे एक नए टॉपिक के अंडर. टॉपिक का नाम है रियल एंड एपरेंट डेप्थ्स. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रियल एंड एपरेंट डेप्थ्स. ये एक कंटेनर जिसमें पानी भरा हुआ है. ये वाटर का अपर सरफेस. यहां पर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट ए. पॉइंट ए से लाइट की एक रे सीधा ट्रेवल कर इस सरफेस पर नॉर्मल डायरेक्शन में गिरती है तो ये रे बिना डिविएट हुए हुए सीधा बाहर चली जाएगी. अब पहले तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ऐसा क्यों होगा, ये सीधी क्यों चली जाएगी, ये डिविएट क्यों नहीं होगी. ये वाटर से एयर में जा रही है. दिस मीडियम इज वाटर एंड दिस मीडियम इज एयर. ऐसा इसलिए हमने पिछली क्लासेस में डिराइव किया था साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू होता है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. इट मींस साइन आर इज इक्वल टू होगा साइन आई बाय म्यू. अगर कोई लाइट की रे किसी सरफेस पर नॉर्मल गिरती है, परपेंडिकुलर गिरती है, तो क्या होता है. ये एक सरफेस, इस पर एक लाइट की रे नॉर्मल डायरेक्शन में गिरती है, ये इंसिडेंट रे कहलाएगी. इस पॉइंट पर जहां ये स्ट्राइक करती है वहां पर नॉर्मल भी तो यही होगा. नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे कोई एंगल नहीं बना रही, 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आई की वैल्यू 0 होगी, साइन आई की वैल्यू भी 0 होगी. आई 0 इट मीन साइन आई 0. साइन आई 0 म्यू से डिवाइड करें, म्यू की कुछ भी वैल्यू क्यों ना हो, ये पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. इन दिस केस आई इज 0, साइन आई इज 0, साइन आई बाय म्यू इज 0, हेंस sin r is equal to 0. It implies that r is also equal to 0. sin इनवर्स 0 भी 0 होता है. रिफ्रैक्शन का एंगल भी 0 होगा. रिफ्रैक्शन का एंगल क्या होता है, जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होने का मीनिंग हुआ रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगी, नॉर्मल के साथ ही बाहर निकलेगी. तो ये रे जब ये बाहर निकलेगी तो इधर या इधर डिविएट नहीं होगी, ये सीधा नॉर्मल के साथ बाहर निकल जाएगी. इसलिए हम यूं याद कर लेते हैं कि अगर कोई लाइट की रे किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिरती है, अगर तो वो सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रे बिल्कुल उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है. और अगर वो सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, लाइट उसमें से पास होकर आगे जा सकती है, तो लाइट की रे बिना डिविएट हुए सीधा आगे चली जाती है. अब की बार ये नहीं देखती कि मीडियम जिसमें वो एंटर कर रही है पहले वाले के कंपैरेटिवली डेंसर है या रेयरर है. तो यही बात हमने याद रखनी है. यहां पर इस डायग्राम में ये वाटर है, ये एयर है. यहां इस पॉइंट ए से एक लाइट की रे सीधी ट्रेवल करते हुए इस इंटरफेस पर, वाटर एयर के इंटरफेस पर नॉर्मल डायरेक्शन में गिरती है, परपेंडिकुलरली गिरती है और सीधी बाहर चली जाती है. एक और लाइट की रे देखते हैं. ये लाइट रे इस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है और यहां पर ये नॉर्मल है. ये लाइट की रे सीधी जाने की जगह, क्योंकि एयर में, वाटर से एयर में, रेयर मीडियम में जा रही है, तो यूं सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा नॉर्मल से अवे डिविएट हो जाती है. ये दोनों लाइट रेज हमारी आई में पहुंचती हैं. लेट अस कंसीडर दैट दिस इज आई होल. हमें ऐसा फील होता है जैसे कि ये लाइट की रे सीधी चलती हुई आ रही है. हमें ये दोनों रेज इस पॉइंट पर मिलती हुई लगती हैं. जिस पॉइंट पर दो लाइट की रेज हमें मिलती हुई लगती हैं वहां पर हमारे को इमेज नजर आती है. इट मींस ए की इमेज हमें इस पॉइंट ए डैश पर नजर आएगी. लेट दिस पॉइंट बी पी, दिस बी क्यू. तो यहां से यहां तक की डेप्थ को हम कहेंगे रियल डेप्थ, डेप्थ रियल. और हमें पॉइंट ए डैश जितनी गहराई पर नजर आ रहा है, यहां पर नजर आ रहा है, इसलिए इसकी डेप्थ को हम कहेंगे एपरेंट डेप्थ, डेप्थ एपरेंट. अब हमें रिलेशनशिप निकालनी है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में क्या होती है. ये रे
वाटर से एयर में जा रही है, इस रे को इंसिडेंट रे की तरह ट्रीट करेंगे, नॉर्मल के साथ इसका एंगल ये आई हो गया। फिर ये जब बाहर निकलती है रिफ्रैक्टेड रे बन जाती है, नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल आर हो गया। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये एंगल आई इस एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये एंगल आर इस एंगल के इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहले हम ट्रायंगल लेते हैं QPA। इन ट्रायंगल QPA what will be the value of sin I perpendicular upon hypotenuse this AQ? The value of sin I will be perpendicular is PQ upon hypotenuse is AQ, PQ upon AQ। Now इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल QPA डैश, इन ट्रायंगल QPA डैश साइन ऑफ R कितना होगा? साइन R होगा दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज, PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज इज A डैश Q, PQ अपॉन A डैश Q। साइन I बाय साइन R, साइन I बाय साइन R कितना होगा? इस वैल्यू को इससे डिवाइड करें, PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा A डैश Q बाय AQ। अब इस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे मीडियम ए में है, एयर में है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का निकलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज साइन I बाय साइन R। इन दोनों एक्सप्रेशन से हमारे पास रिजल्ट निकला A डैश Q बाय AQ इज दिस, A डैश Q बाय AQ इज म्यू एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एक बात और, हम ये मान रहे हैं दोनों रेज हमारी आई में पहुंचती हैं, फिर हमारे रेटिना पर स्ट्राइक करती हैं और फिर हमारे को इमेज A डैश दिखती है। अगर ये हमारा आई होल है, आई होल कितना होता है? 1 मिलीमीटर के बराबर ही होता है। अगर ये डिस्टेंस इतना कम है तो ये डिस्टेंस तो बहुत ही कम होगा। P और Q दोनों पॉइंट्स बहुत ही पास हैं, इनके पास होने से क्या फर्क पड़ेगा? डिस्टेंस AQ नियरली AP के इक्वल होगा। इस डायग्राम में ऐसा नहीं लग रहा, डायग्राम में तो हमें ऐसा लग रहा है कि AQ AP से बड़ा नहीं, काफी बड़ा है, पर यह बात हमें ध्यान में रखकर चलनी है कि पॉइंट P और Q बहुत ही पास हैं। हम इसको यूं देख सकते हैं, ये पॉइंट P हो और यहां पर हो पॉइंट A और यहां पर हो पॉइंट Q। इस केस में डिस्टेंस AP और डिस्टेंस AQ नियरली इक्वल होंगे। जब इस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस काफी कम होगा, तब ये दोनों डिस्टेंसेस नियरली इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, और हमारे डायग्राम में भी यही हो रहा है। ये डिस्टेंस मिलीमीटर से भी कम है, ये डिस्टेंस इसके कंपैरेटिवली बहुत कम है, इसलिए AQ नियरली AP के इक्वल होगा। AQ इज नियरली इक्वल टू AP, और सिमिलरली A डैश Q नियरली इक्वल टू A डैश P के इक्वल होगा। A डैश Q इज नियरली इक्वल टू A डैश P। हमारे डायग्राम में AP किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? AP रिप्रेजेंट कर रहा है रियल डेप्थ को, और A डैश P किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एपरेंट डेप्थ को। हम इनको रिप्लेस करते हैं। AP इज इक्वल टू रियल डेप्थ एंड A डैश P इज एपरेंट डेप्थ। अब AP और A डैश P की वैल्यू को AQ और A डैश Q की जो नई वैल्यूज हमारे पास आई हैं उन्हें हम यहां रिप्लेस करते हैं। हमें मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू A डैश Q के प्लेस पर हमें रखना चाहिए DA डेप्थ एपरेंट, डिवाइडेड बाय AQ के प्लेस पर हमें रखना चाहिए DR डेप्थ रियल। तो डेप्थ एपरेंट को हम यूं लिख सकते हैं, डेप्थ रियल मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और हम इसे यूं भी लिख सकते हैं इनटू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू W इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू A। डेप्थ एपरेंट, एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ को वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर आएगी। वाटर एयर के कंपैरेटिवली डेंसर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होगा, एज
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ग्रेटर देन 1, ये डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है तो रिजल्ट हमारा छोटा हो जाएगा। हेंस एपरेंट डेप्थ विल बी लेसर देन रियल डेप्थ। आभासी गहराई जो है, जो हमें नजर आ रही है, वो वास्तविक गहराई से, एक्चुअल डेप्थ से कम होगी। इसीलिए ऐसा होता है जब हम कहीं पर भी पानी में झांक कर देखते हैं तो पानी की जो गहराई हमें लगती है एक्चुअल में गहराई उससे ज्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। This is a denser medium and it is surrounded by a rarer medium. एक लाइट की रे यहां से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है। अगर ये इंटरफेस पर नॉर्मली गिरती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिरती है, तब तो ये रे सीधी ही बाहर निकल जाएगी। अगर ये रे ऐसे इस पर स्ट्राइक करती है इंक्लाइंड, तो क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही है, ये सीधा जाने की जगह नॉर्मल से कुछ अवे हो जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1 और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1। एक और रे यहां से यहां स्ट्राइक करती है। अगर हम इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 I1 से बड़ा है, इसलिए ये R2 भी R1 से ग्रेटर हो जाएगा। रिजल्ट ये निकला, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस की इस वैल्यू को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, जब लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने के साथ साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है और रे सरफेस के पैरेलल हो जाती है। अब इस पर्टिकुलर केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो चुका है, बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो चुका है। अगर एक लाइट की रे इस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस से स्ट्राइक करती है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वैल्यू से यहां पर स्ट्राइक करती है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा। अगर ये एंगल 90 से ज्यादा हो जाएगा तो रे उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। लाइट की रे अगर एक मीडियम को स्ट्राइक, एक सरफेस को स्ट्राइक करती है और उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो इस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन कहते हैं। इट मींस ये लाइट की रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करेगी। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल होते हैं। दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल इसके इक्वल होगा और लाइट की रे सेम मीडियम में वापस चली जाएगी। ये प्रोसेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। हम इसको यूं सम अप करते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, देन with increase in angle of incidence the angle of refraction also goes on increasing. Then at a particular value of angle of incidence called critical angle of refraction becomes 90 degree and the ray brushes past the two surfaces, and if angle of incidence is greater than critical angle, then the ray goes back in the same medium following the laws of reflection. This whole process is called total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद होता है, जब क्रिटिकल एंगल अचीव हो जाता है उसके बाद होता है। तो जरा हम इस पॉइंट को थोड़ा सा स्टडी करें। लेट अस कंसीडर पॉइंट ए। ये इंसिडेंट रे है और ये दूसरी रे रिफ्रैक्टेड रे है। ऊपर वाली जो रेज है ये रिफ्रैक्टेड रेज है। रिफ्रैक्टेड रेज रेयरर मीडियम में है, ऊपर वाले मीडियम में है। इट मींस अगर हम यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करें तो वो रेयरर मीडियम का होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज sin i, which is c
अपॉन साइन आर विच इज 90 डिग्री। किस पॉइंट की बात हो रही है? एट पॉइंट ए। साइन 90 इज 1, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर इज साइन सी। अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो 1 अपॉन डी आर म्यू इज 1 अपॉन साइन सी, और हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये वैल्यू इक्वल होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज 1 अपॉन साइन सी, और हम कह सकते हैं साइन सी इज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ज्यादा होगा उतना इस क्वांटिटी की वैल्यू कम होगी, साइन सी की वैल्यू कम होगी, सी की वैल्यू भी कम होगी। इट मींस मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम देन लेस इज द वैल्यू ऑफ सी। डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 2.47 होती है, इसलिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत ही कम होती है। फॉर एग्जांपल फॉर डायमंड refractive index of diamond with respect to surrounding medium, rarer medium that is air is very high, 2.47, hence value of critical angle is very small, that is equal to 23 degree। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा तो इसका ये है, अगर हम नॉर्मल रिफ्लेक्शन करें, एक सरफेस लें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पर लाइट की रे स्ट्राइक कर कर वापिस जाए, तो स्ट्राइक करने के बाद जो रे वापस आएगी इसकी एनर्जी, इसके फोटोन्स इंसिडेंट रे से कम होंगे। इट मींस रिफ्लेक्शन में कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, जबकि इस प्रोसेस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे की एनर्जी उतनी ही होती है जितनी की इंसिडेंट रे की एनर्जी होती है। तो इस पूरे प्रोसेस के कुछ फायदे होते हैं, उनको हम आगे स्टडी करते हैं। तो हमने देखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को करवाने के लिए दो बातों की जरूरत होती है। एक तो रे को डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ जाना चाहिए, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस उन दो पर्टिकुलर मीडिया के क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तो पहला हम इस प्रोसेस का यूज करने जा रहे हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स में। वी आर गोइंग टू स्टडी टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। This is a prism in which this angle is 90 degree। ये प्रिज्म एक डेंसर मटेरियल से, काफी डेंस मटेरियल से बनाया गया है और इसका क्रिटिकल एंगल काफी कम है। यह ध्यान रखना है कि मटेरियल ऐसा सिलेक्ट किया गया है कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लेस देन 45 डिग्री है। लेट अस से क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ, अगर इस प्रिज्म के डेंसर मटेरियल में से कोई लाइट की रे बाहर आने की कोशिश करती है, एयर की तरफ, रेयरर मीडियम की तरफ आने की कोशिश करती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से ज्यादा है, तो रे बाहर नहीं आ पाएगी, इसी मीडियम में वापस चली जाएगी। देखें इसका क्या फायदा होता है। एक लाइट की रे यहां स्ट्राइक करती है नॉर्मली, तो ये सीधी चली जाएगी, ये एंगल 90 डिग्री है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, ये एंगल 90 है, ये 45 है, तो ये एंगल भी 45 होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये नॉर्मल है, ये एंगल 45 है, इट मींस ये एंगल भी 45 होगा। एक बार दोबारा देख लें हम, दिस एंगल इज 90, सो दीज टू एंगल्स आर 45। हमें पेपर में डिटेल लिखनी नहीं है, फिर भी आप समझ लें। दिस एंगल इज 45, दिस इज 90, सो दिस विल बी 45, दिस इज नॉर्मल, so total angle should be 90। if this angle is 45 then this angle will be 45। हमें इस एंगल पर ध्यान देना था। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है। ये एंगल 45 है और इस मटेरियल के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है 42। अगर ये एंगल 42 से कम होता तो ये रे बाहर निकल जाती, अगर ये 42 होता तो ये रे ऐसे इस सरफेस के साथ साथ चलती चली जाती, और क्योंकि ये एंगल 45 है, 42 से ज्यादा है, ये रे बाहर नहीं जा पाएगी, ये रे अंदर वापस मुड़ जाएगी। जब ये अंदर जाएगी देन इट विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये एंगल 45 है तो ये रे 45 डिग्री पर ही बेंड होगी। ये एंगल 45 होने का मतलब है ये टोटल एंगल यहां से यहां तक ये एंगल 90 हो गया। अब आगे चलें, ये रे इस सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है,
क्लियरली जैसा हमने यहां देखा उसी तरह से यहां पर ये एंगल 45 होगा विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो रे यहां से भी बाहर नहीं जाएगी, यहां पर भी वापस मुड़ जाएगी। फिर बाय सिंपल ज्योमेट्री वी फाइंड दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये रे नॉर्मली गिर रही है यहां पर, यहां से बाहर वापस आ जाएगी। ये इंसिडेंट रे और ये बाहर निकलने वाली एमर्जेंट रे को अगर हम देखें तो ये रे 180 डिग्री पर मुड़ गई है, जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। अब आप सोच रहे होंगे इतना झंझट करने की क्या जरूरत है, ये तो हम सिंपली भी कर सकते थे। एक प्लेन मिरर लेते, इस मिरर पर एक लाइट की रे बिल्कुल सीधी स्ट्राइक करती तो ये रे इसी डायरेक्शन में वापस आ जाती ऐसे। सिर्फ फर्क ये हुआ इस केस में एनर्जी का कुछ लॉस हो जाता, जबकि इस केस में एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। अब टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की हेल्प से हमने लाइट रे को 180 डिग्री पर डिविएट कर दिया, जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में वापस भेज दिया। हम इसको और भी कई तरह से यूज कर सकते हैं, आइए देखें। दोबारा हमने वही प्रिज्म लिया जिसमें प्रिज्म का मेन एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री हैं और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 डिग्री से कम है। हम यहां ज्यूम करके चल रहे हैं 42 डिग्री है। एक लाइट की रे ऐसे इस सरफेस को स्ट्राइक करती है, नॉर्मल स्ट्राइक कर रही है, सीधी चली जाएगी। जब इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय सिंपल ज्योमेट्री विल बी 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। दिस रे विल नॉट गो आउटसाइड बट इट विल फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इट विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ये इधर मुड़ जाएगी। इस सरफेस पर ये नॉर्मल गिर रही है, ये सीधी बाहर निकल जाएगी। अगर हम इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे को देखें तो रे 90 डिग्री से बेंड हो गई है। इट मींस टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स को यूज कर हम रे को 90 डिग्री पर 180 डिग्री पर डिफरेंट एंगल्स पर बेंड करवा सकते हैं। ये काम हम यूं भी कर सकते थे, एक प्लेन मिरर लेते, इस प्लेन मिरर पर 45 डिग्री के एंगल पर एक रे को स्ट्राइक करवाते, वो रिफ्लेक्शन को फॉलो करती और 45 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता, अल्टीमेटली 90 डिग्री पर बेंड हो जाती। पर इस प्रोसेस में मैं दूसरी बार आपको याद करवा रहा हूं, यहां पर अगर हम ऐसा करते तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती, रिफ्लेक्टेड रे की इंटेंसिटी इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी से कुछ कम रह जाती, जबकि टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को यूज कर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को यूज कर एनर्जी का लॉस नहीं होता। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं डायमंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट क्यों होता है, डायमंड में बहुत ज्यादा चमक क्यों होती है। मान लीजिए हम एक कांच का सीधा सा एक पीस लें, इसमें क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंस नहीं है, इसके क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कुछ ज्यादा होगी। एक लाइट की रे मान लीजिए इसमें ऐसे एंटर करती है, ये डेंसर मीडियम में जा रही है, कुछ नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, फिर यहां से ये रेयर मीडियम में जा रही है, थोड़ा सा नॉर्मल से अवे हो जाएगी और इधर को बाहर निकल जाएगी। नॉर्मली यही होता है, सोर्स से लाइट आएगी और सामने वाले किसी फेस से बाहर निकल जाएगी। अगर हम अपनी आई को यहां पर माने तो हमें ये लाइट इधर कहीं से आती हुई फील होगी, सोर्स यहां की जगह यहां नजर आएगा हमें। अब हम देखें, अगर ये ग्लास का पीस ना लेकर डायमंड का पीस लें तो क्या होगा। दिस इज अ पीस ऑफ डायमंड, इसमें भी एक लाइट की रे ऐसे स्ट्राइक करती है, ये डेंसर मीडियम में जा रही है इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। अब ये लाइट की रे यहां इस सरफेस पर स्ट्राइक करी, दिस इज द सोर्स। यहां से ये रे बाहर जाना चाहती है, पर डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, केवल 23 डिग्री। अगर ये एंगल 23 से ज्यादा है तो ये रे बाहर नहीं जाएगी, इधर मुड़ जाएगी। फिर यहां पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ये रे बाहर नहीं जाएगी, ये रे इधर मुड़ जाएगी। अल्टीमेटली कहीं पर्टिकुलर पोजीशन पर जाकर जब एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा तब ये रे वहां से बाहर निकलेगी और आई में पहुंचेगी। आई को कैसे लगेगा, जैसे कि सोर्स यहां पर है। अब एक्चुअल में तो इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई सोर्स नहीं है, सोर्स अगर उधर या उस डायरेक्शन में ऊपर नीचे कहीं होता तो लाइट उधर से आती महसूस होती, क्योंकि सोर्स उधर है ही नहीं, इसलिए हमें ऐसे लगेगा जैसे कि लाइट खुद डायमंड में से आ रही है, खुद डायमंड चमक रहा है। तो ये डायमंड के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस का बहुत ज्यादा चमक का कारण होता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स डायमंड देन it suffers multiple internal reflections, total internal reflections at various faces, and it may emerge from any face.
When it emerges from any phase, then normally it appears as if there is no source behind the diamond and diamond itself is the origin of this light. इसलिए डायमंड हमें चमकता हुआ नजर आता है। मेन हम यूं याद रखेंगे इस बात को कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, 2.47 है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत कम है, 23 डिग्री है। कोई रे लाइट की जब डायमंड में एंटर करती है, डिफरेंट फेसेस पर वो स्ट्राइक कर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सफर कर किसी भी फेस से बाहर निकलती है और हमें ऐसा लगता है जैसे लाइट खुद डायमंड में से आ रही है। और क्रिटिकल एंगल कम होने के कारण से ही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने के कारण से डायमंड पर बड़े सारे फेसेस भी काटे जा सकते हैं। आज की क्लास में पहले हमने पढ़ा रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ के बारे में। पानी हमें जितना गहरा नजर आता है एक्चुअल में उससे ज्यादा गहरा क्यों होता है, या जितना गहरा होता है हमें उससे कम गहरा नजर क्यों आता है। फिर हमने पढ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, ये कैसे होता है और क्यों होता है। और फिर हमने देखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को यूज करते हुए हम कई चीजें बना सकते हैं, जैसे कि टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की हेल्प से हम बिना एनर्जी का लॉस किए हुए लाइट को डिफरेंट एंगल्स पर बेंड कर सकते हैं। और फिर हमने अल्टीमेटली देखा डायमंड में बहुत ज्यादा चमक क्यों होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मिराज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। आप इन सभी चीजों को बार बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक कि आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ नहीं जाती। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।